हेलो हेलो हेलो। मार्कर वो दोनों जो था वो नहीं मिला उसी के पास। फोन करके पूछ के उससे मंगवा लीजिए। आते हैं सर, द्रव्यमान और भार में अंतर। कौन सा चैप्टर चल रहा है? देखो यही नहीं पता। ग्रेविटेशन चैप्टर चल रहा है सर, ग्रेविटेशन चैप्टर, गुरुत्वाकर्षण चैप्टर चल रहा है। ठीक है, आते हैं सर हम लोग द्रव्यमान और भार में अंतर में, कि द्रव्यमान और भार में अंतर क्या है। द्रव्यमान तथा भार में अंतर। द्रव्यमान द्रव्यमान और भार में क्या अंतर? गौर फरमाइएगा जनाब, द्रव्यमान और भार में क्या अंतर? ठीक है, द्रव्यमान की अगर हम बात करें तो द्रव्यमान का यूनिट होता है किलोग्राम। द्रव्यमान का यूनिट होता है किलोग्राम। और भार की अगर हम बात करें तो भार का यूनिट होता है, भार की अगर हम बात करें, इसको डिनोट करते हैं सर, द्रव्यमान को डिनोट करते हैं एम से और भार को डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है एम जी। तो चूंकि द्रव्यमान का मान पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं बदलता। अगर 2 केजी चावल है सर, तो आप ब्रह्मांड में कहीं भी लेके चल जाइएगा तो 2 केजी चावल हो। यानी हम ये कह सकते हैं कि द्रव्यमान का मान पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं बदलता। द्रव्यमान पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं बदलता, पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं बदलता, पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं बदलता, पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं बदलता द्रव्यमान का मान। लेकिन भार का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। क्यों अलग अलग होता है सर? क्योंकि जी का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है प्यारे भाइयों, क्योंकि जी का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, इसलिए डब्ल्यू का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। तो कहते हैं हम भार का मान की अगर हम बात करें, भार का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। भार का जो मान है ये अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। भार का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। ठीक है, अब गौर फरमाइएगा, द्रव्यमान की अगर हम बात करें, इसका यूनिट है मीटर। इसको एम से डिनोट करते हैं, भार को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं और इसका यूनिट हो जाएगा केजी। इसका मान पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं बदलता, लेकिन इसको हम डब्ल्यू बराबर एम जी होता है, इसका अगर यूनिट निकालोगे तो केजी। द्रव्यमान का हो गया केजी और जी गुरुत्वीय त्वरण है, इसका होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसी को हम सर न्यूटन भी कहते हैं। भार को सर वजन भी कहते हैं, कहीं कहीं भार को हम क्या कहते हैं? वजन भी कहते हैं। भार को हम क्या कहते हैं जनाब? भार। सबको गुड मॉर्निंग है। ये हो नहीं गया है सर, ये वीडियो अपलोडेड था, बच्चों ने कहा कि नहीं लाइव में ही पढ़ेंगे, हम वीडियो नहीं देख पाए, तो हम सर आपको पढ़ा दे रहे हैं, कहीं से कोई समस्या नहीं। आपकी गाली हमको नहीं सुने, हम वो काम करेंगे सर ताकि आप हमें सर ये ना कहें कि आप सर गलत हो, इसलिए हम सर आपको पढ़ा देंगे, एकदम आपको टेंशन नहीं लेना। कहते हैं द्रव्यमान m बोले तो केजी, भार बोले तो इसी भार को ही हम वजन कहते हैं, इसको हम w से डिनोट करते हैं। द्रव्यमान पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं बदलता। अगर इसका हम यूनिट की बात करोगे तो m इंटू जी होता है, तो m का हो गया केजी, जी का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमको न्यूटन भी कहते हैं। और इसकी बात करोगे तो ये द्रव्यमान एक अदिश राशि है, इसकी कोई दिशा नहीं होती। लेकिन अगर भार की बात करोगे सर तो भार एक सदिश राशि, अगर भार की बात करोगे तो भार सदिश राशि है। पिक्चर क्वालिटी ठीक है, ठीक है, ब्लू है, ब्लू कलर आपके लिए लाभदायक है सर, नहीं तो व्हाइट हो जाएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए सर आप कोशिश करें सब्जेक्ट पे ध्यान देने का। कहते हैं द्रव्यमान का होता है एम से डिनोट करते हैं, भार को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, इसका यूनिट किलोग्राम है, द्रव्यमान का यूनिट है किलोग्राम। इसका यूनिट अगर निकालोगे तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज न्यूटन होता है।
द्रव्यमान पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं बदलता, भार का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। क्यों क्यों होता है सर? तो भार का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग इसलिए होता है क्योंकि जी का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग। ठीक है, अब आ जाइए सर, यहां कहते हैं द्रव्यमान को m से डिनोट करते हैं, भार को w से डिनोट करते हैं। सर अगर आप देखें तो फिर से पढ़ लीजिए, कहीं से कोई समस्या नहीं। ये बैच ग्रुप डी बिहार पुलिस एंड स्पेशल फिजिक्स जो भी लोग एडमिशन लिए हैं उनके लिए है सर। हम पूरा का पूरा आपको पढ़ा रहे हैं, एक भी लाइन नहीं छोड़ेंगे, पूरा 512 पेज की किताब आपको पढ़ लेनी है सर, ताकि आपको कभी कोई दिक्कत नहीं हो। द्रव्यमान का मान पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं बदलता, W बराबर mg होता है। भार का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है क्योंकि g का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। अब अगर इधर आओगे, इसका SI मात्रक किलोग्राम है और द्रव्यमान एक अदिश राशि है। इसका SI मात्रक की बात करोगे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, न्यूटन इसको कहते हैं। यह सदिश राशि, भार कौन राशि है? सदिश राशि। क्लियर? अब आते हैं सर, भार सदिश राशि है क्योंकि यह एक प्रकार का बल है। भार एक प्रकार का बल भी है सर, इसको हम वजन कहते हैं। भार को ही हम लोग वजन कहते हैं। अब आ जाइए सर इधर, अगर हम चंद्रमा पर जाते हैं, अगर ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर होता है जी, अब वही अगर आप चंद्रमा पर जाते हैं तो ये जी नहीं होकर के G/6 हो जाता है। ध्यान दीजिएगा सर, केमिस्ट्री का क्लास आज से स्टार्ट होगा। केमिस्ट्री की क्लास आज से स्टार्ट होगी शाम के 5 बजे से, और करंट अफेयर्स में जिनका है सर ग्रुप डी और बिहार पुलिस वाले बच्चे, उनका 4 से 5 में करंट अफेयर्स भी आज स्टार्ट होगा। 4 से 5 करंट अफेयर्स और 5 से 6 में केमिस्ट्री स्टार्ट होगा आज से। ठीक है, अब आ जाइए सर, इसका हो गया जी, ये हो गया G/6। अब मामला ये है सर कि पृथ्वी पर हो गया जी और यहां हो गया G/6 चंद्रमा पर। आपको कहेगा बताओ चंद्रमा पर जी का मान कितना होता है, तो कहेंगे चंद्रमा पर जी का मान G/6 के बराबर होता है। चंद्रमा पर जी का मान G/6 के बराबर होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा सर, अगर हम जी के मान की बात करें तो जी का मान कुछ जगहों पर 0 होता है। जी का मान 0 कब कब होता है सर? जब अंतरिक्ष में कह दे तब होता है 0, जब निर्वात में कह दे तब होता है 0, जब 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 अंतरिक्ष में कह दे तब होता है 0, जब निर्वात में कह दे तब होता है 0। और अगर भारहीनता का केस है, अगर आपको कह दे भारहीनता है, तो भारहीनता के केस में भी जी का मान कितना आता है? 0 आता है। जी का मान अंतरिक्ष में, निर्वात में और भारहीनता के केस में 0 होता है। देखिए आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान G/6 होता है। अंतरिक्ष यान के अंदर तथा निर्वात में किसी वस्तु का भार कितना होता है? 0 होता है। क्यों 0 होता है सर? क्योंकि W = mg होता है। तो जी का मान 0 हो जाएगा, जी का मान 0 हो जाएगा तो सर W का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि अंतरिक्ष में जी का मान 0 होता है। निर्वात अंतरिक्ष यान के अंदर या निर्वात में किसी भी वस्तु का भार 0 क्यों होता है? क्योंकि वहां जी का मान क्या होता है? 0 होता है। आपको कहेगा जी का मान 0 कहां कहां होता है? बिहार पुलिस और ग्रुप डी दोनों का करंट अफेयर्स आज 4 से 5 में और 5 से 6 में केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा। कहते हैं सर चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान G/6 होता है। अंतरिक्ष यान के अंदर या निर्वात में भार का मान 0 होता है। क्यों? क्योंकि वहां जी का मान 0 होता है। अगला क्वेश्चन का आंसर हमको बताइए सर, क्या होगा आंसर? इस क्वेश्चन का आंसर हमें बताइए कि क्या होगा। अगर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के सतह पर 600 न्यूटन है, चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान क्या होगा? क्वेश्चन बताइए, आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर बता दीजिए सर। ए की बी की सी की डी। सर जो आप वीडियो अपलोड हो चुका था उसके बाद बच्चों ने कहा नहीं सर हम लोग नहीं देखे, हम लोग लाइव ही देखेंगे। तो लीजिए लाइव ही हम आपको पढ़ा दे रहे हैं सर, आप एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
इसीलिए हम सर आपको लाइव पढ़ा रहे हैं, आप सर आराम से पढ़िए। कहते हैं एक बार और पढ़ लीजिएगा सर, हम तो अभी तक पढ़ रहे हैं साइंस, आप तो एक के बार देख लिए तो हो गया, हम अभी तक साइंस पढ़ रहे हैं। आप कोशिश कीजिए कि सर कंटिन्यू रहने का और आराम से देखिए कि हो क्या रहा है, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा। और दो चार को बात बता देंगे इसमें हम एक्स्ट्रा। कहते हैं अगर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के सतह पर 600 न्यूटन है, चंद्रमा की सतह पर उस वस्तु का द्रव्यमान क्या है? सर देखिए, चंद्रमा की सतह पर हमको द्रव्यमान मांग रहा है, हमको यहाँ पर भार दे दिया है 600 न्यूटन, तो W इज इक्वल टू होता है mg, यानी 600 इज इक्वल टू mg, m इज इक्वल टू 600 बटा g, यानी ये हो जाएगा 600 बटा जी का मान 10, तो ये हो जाएगा 60 केजी। जब आप इसको आंसर मारने जाइएगा सर तो आपको 60 न्यूटन भी आंसर मिलेगा। देखिए बहुत सारा बच्चा सी मार दिया है सर, क्योंकि कलाम चौहान जी 60 न्यूटन नहीं होगा, ये द्रव्यमान मांग रहा है। अगर ये द्रव्यमान मांग रहा है तो द्रव्यमान तो हम केजी में लेते हैं, तो केजी में एको ऑप्शन है क्या? देखिए तो केजी में एको ऑप्शन है क्या? आंसर तो नॉन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि यहां द्रव्यमान मांग रहा है। द्रव्यमान तो 60 केजी ना होगा, द्रव्यमान का यूनिट अभी तुरंत हम आपको बताए हैं कि द्रव्यमान का जो यूनिट होता है वो किलोग्राम होता है, और भार का जो यूनिट होता है वो आपका न्यूटन होता है। भार का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है, और द्रव्यमान का यूनिट क्या होता है? केजी होता है। तो बताइए आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? अब एक और सवाल आप बनाइएगा मेरे तरफ से। अगर किसी वस्तु, आंसर बताइएगा, का द्रव्यमान पृथ्वी के सतह पर 60 न्यूटन या 100 न्यूटन है, या 600 न्यूटन है, 600 केजी है, तो चंद्रमा पर द्रव्यमान क्या होगा? द्रव्यमान क्या होगा? इस सवाल देखने से सर थोड़ा भारी लगता है। एक हो जाएगा 660 केजी, दूसरा हो जाएगा 100 केजी, तीसरा हो जाएगा 600 न्यूटन, चौथा हो जाएगा मान लेते हैं कुछ भी, नॉन ऑफ दिस। अब जल्दी जल्दी आंसर बताइए क्या होगा? राहुल कुमार जी जल्दी जल्दी आंसर बताइए क्या हो जाएगा? हम सबका कमेंट देख रहे हैं, लेकिन कमेंट देखें कि पढ़ाएं, दुगुम से क्यों काम न करेंगे। चलो लास्ट में कमेंट्स कर लेना, 5 मिनट हम रुक जाएंगे, खूब कमेंट्स कर लेना, हम आंसर जल्दी से आंसर बता दो क्या होगा आंसर, व्हाट इज द आंसर। लास्ट में 5 मिनट हम रुक जाएंगे, आपके सभी के कमेंट्स का जवाब देके जाएंगे। बताइए आंसर क्या हो जाएगा? ए की बी की सी की डी। आंसर हो जाएगा सर नॉन ऑफ दीज, 600 केजी। 600 केजी देखिए कहीं ऑप्शन में नहीं है, हड़बड़ा के मारिएगा तो 60 केजी आंसर हो जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। डी फॉर डॉग इज द आंसर, वेरी गुड। 60 केजी कैसे होगा? नहीं पढ़ भी नहीं करता, छोटा सा 60 केजी होगा। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी के स्तर पर 600 केजी है, तो द्रव्यमान 600 केजी है, तो चंद्रमा पर भी 600 केजी ना होगा रे। अगर चंद्रमा पर यहाँ 600 केजी है तो चंद्रमा पर भी 600 केजी होगा, नहीं होगा। अगर पृथ्वी के सतह पर 600 केजी है तो चंद्रमा पर भी 600 केजी होगा, बोलवे नहीं करेगा। अगर पृथ्वी के सतह पर 600 केजी है तो चंद्रमा पर 600 केजी होगा। आंसर हो जाएगा 600 केजी। 60 केजी कैसे हो जाएगा? द्रव्यमान कहीं नहीं बदलता है मेरे भाई, आंसर इतने होगा 600 केजी। इसलिए बोल रहे हैं कि जो वीडियो अगर आप देख भी लिए तो आपको हम यहाँ कुछ एक्स्ट्रा ही बताएंगे, इसलिए गौर फरमाने की कोशिश कीजिए। अगर यहाँ कह देता, ई जो है यहाँ ई नहीं कह के, द्रव्यमान नहीं कह के, अगर कह देता भार
600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर द्रव्यमान क्या होगा? तब भार 600 न्यूटन है, चंद्रमा पर द्रव्यमान क्या होगा? तब क्या करते, तब ये क्वेश्चन ऐसे नहीं बनता। कहता है अगर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर 600 न्यूटन है तो चंद्रमा की सतह पर चंद्रमा पर द्रव्यमान क्या होगा? कैसे बनेगा? चंद्रमा पर द्रव्यमान क्या होगा? तो चंद्रमा पर हमको द्रव्यमान मांग रहा है, तो द्रव्यमान मांग रहा है तो 600 न्यूटन भार है पृथ्वी के सतह पर, चंद्रमा पर द्रव्यमान मांग रहा है, तो बता क्या हो जाएगा? फिर तो वही बात हो गया, यहां हो गया भार W इज इक्वल टू 600 न्यूटन, तो यानी mg इज इक्वल टू 600 न्यूटन। यहाँ g m इज इक्वल टू कर देंगे तो 600 बटा 10, फिर वही पुराना सवाल हो जाएगा 60 kg, तो चंद्रमा पर तब 60 kg हो जाएगा। ये तो सर तुमको समझना होगा, लेकिन यहाँ चंद्रमा पर अगर भार कहता W डैश तो mg बट खूब इस बार पूछा है सर सवाल, इस बार पूछा है सवाल एनटीपीसी में, mg बटा 6 हो जाता, mg का वैल्यू है 600, अब बटा 6 हो जाता है यानी 100 न्यूटन हो जाता आंसर। खाली न्यूटन और किलोग्राम को देख के मारना, न्यूटन बोले तो सर बल का सही मात्रक न्यूटन है, और किलोग्राम बोले तो द्रव्यमान का सही मात्रक किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम बोले तो द्रव्यमान का सही मात्रक किलोग्राम। द्रव्यमान कहीं नहीं बदलता, भार अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, क्योंकि जी का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। अब आ जाइए सर यहां, अगला सवाल बताइए आंसर क्या होगा इसका। अगर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर 60 न्यूटन है तो उस वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर क्या होगा? अगर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के सतह पर, ये पृथ्वी है, इसके सतह पर 60 न्यूटन है, यहां W दे दिया है तुमको 60, कह रहा है तो उस वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर क्या होगा? उस वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर क्या होगा? चंद्रमा पर हमको पता है कि W बराबर जो होता है वो mg बटा 6 होता है, क्योंकि g का मान g बटा 6 होता है। बताइए सर, आंसर बताइए क्या हो जाएगा? mg का मान अगर हम बात करें ये 60 हो जाएगा बटा 6 हो जाएगा बराबर 10। देखिए यहाँ तो द्रव्यमान चंद्रमा पर क्या होगा? देखिए यहाँ मिस्टेक है, द्रव्यमान न मांग रहा है, तो द्रव्यमान मांग रहा है तो यहाँ से आपको द्रव्यमान निकाल लीजिए, द्रव्यमान निकालिए, mg इज इक्वल टू 60, m इज इक्वल टू 60 बटा g, 60 बटा 10 इज इक्वल टू 6 kg, तो जो यहाँ द्रव्यमान होगा वही यहाँ होगा, दैट इज 6 kg। आंसर हो जाएगा आपका 6 kg, एगो 6 न्यूटनो दिया हुआ है। आंसर बताइए ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? क्या होगा आंसर बताइए। अगला, चंद्रमा पर यदि किसी वस्तु का भार 600 न्यूटन है तो पृथ्वी पर उसका भार क्या होगा? क्वेश्चन है, चंद्रमा पर यदि किसी वस्तु का भार 600 न्यूटन है तो पृथ्वी पर उसका भार क्या होगा? तो सर देखिए, चंद्रमा पर दे दिया है तुमको 600 न्यूटन, यानी W बराबर mg बटा 6, इसका वैल्यू तुमको दे दिया है 600। हमको पृथ्वी पर निकालना है, W बराबर mg होता है, हमको mg का वैल्यू चाहिए। चंद्रमा पर यदि किसी वस्तु का भार 600 न्यूटन है तो पृथ्वी पर उसका भार क्या हो? 10 कहां से आया? जी का मान 9.8 या 10 होता है, जी का मान 9.8 या 10 होता है। अब बताइए सर, चंद्रमा पर यदि किसी वस्तु का भार 600 न्यूटन है तो पृथ्वी पर उसका भार क्या होगा? तो यहां सर 600 न्यूटन है चंद्रमा पर, यानी mg बट्टा 6 का जो वैल्यू है, चंद्रमा पर होता है भार बराबर mg बट्टा 6 और पृथ्वी पर होता है भार बराबर mg। अब हमको यहां से mg का वैल्यू अगर हमको निकालना पड़े, ये हो जाएगा 600 गुना 6 इज इक्वल टू 3600 न्यूटन, यहां हो जाएगा तब सर 3600 न्यूटन। देखो सही निकाले हैं, बढ़िया। देखो चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार 600 न्यूटन है, यानी mg बटा 6 इज इक्वल टू 600, यहां से mg निकाले तो 600 गुना 6 बराबर 3600,
हमको mgh चाहिए था, mg चाहिए था, तो बता कितना हो जाएगा, D फॉर डॉग इज आंसर। वेरी गुड। स्वाति कुमारी, परिभाष कुमार, वेरी गुड। अमित, विकास, वेरी गुड। निरंजन जी, वेरी गुड, दैट इज द आंसर। पढ़ना चला बहुत बड़ी तपस्या है, कर पाओगे तो ठीक है, नहीं तो बुरा में जाने के अलावा कोई बात नहीं। अब आते हैं सर पलायन वेग पर। पलायन वेग जिसको हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग दैट इज एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग दैट इज एस्केप वेलोसिटी। क्या होता है, नाम ही है सर इसका पलायन। पलायन मतलब सर जैसे इस वस्तु को हम इसे फेंके और ये वस्तु पलायन कर जाए, जैसे हम लोग कहते हैं ना कश्मीरी पंडित पलायन कर गए, हम लोग कहते हैं सर कश्मीरी पंडित पलायन कर गए। पलायन कर गए मतलब चले गए, अब नहीं आएंगे। पलायन कर जाना मतलब होता है सर छोड़ के चल जाना, मतलब फिर नहीं आना। तो हम कहते हैं कश्मीरी पंडित पलायन कर गए मतलब चले गए, अब वो नहीं आएंगे। पलायन वेग, संदीप जी, पलायन वेग वह वेग है जिससे किसी वस्तु को फेंकने पर वह वस्तु वापस लौट कर नहीं आती। पलायन वेग वह वेग है जिससे किसी वस्तु को फेंकने पर वह वस्तु वापस लौट कर नहीं आती, इसको हम पलायन वेग कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी। पलायन वेग वह वेग है जिससे किसी वस्तु को अगर हम फेंकें वह वस्तु वापस लौट कर नहीं आए। यह वेग कौन वेग, पलायन वेग कहते हैं। गौर फरमाइएगा, पलायन वेग बोले तो एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी। पलायन वेग वह वेग है जिससे किसी वस्तु को फेंकने पर वह वस्तु वापस लौट कर नहीं आती है, हम पलायन वेग कह देते। ठीक है, मतलब मर जाना नहीं, मर जाना नहीं सर, किसी वस्तु को हम फेंके और वह वस्तु लौट कर ही वापस नहीं आए, उसे हम कौन वेग कहते हैं, पलायन वेग कहते हैं। पलायन वेग का सर फॉर्मूला होता है VE, बोले तो एस्केप, इक्वल टू हो जाता है √2gm/r। VE बराबर हो जाता है √2gm/r। VE बराबर √2gm/r होता है, तो VE इज इक्वल टू √2, G के जगह पर हम अभी तुरंत पढ़े थे G इज इक्वल टू gm/r²। यहाँ बड़ी G इज इक्वल टू हो जाएगा gr²/m। यहाँ पर सर gr²/m हो जाएगा, G बराबर gm/r² और छोटी G बराबर gr²/m होता है। अब सर बताइए, यहाँ पर बड़ी G का वैल्यू अगर हम पुट करते हैं जो कि gr²/m, आप कहिएगा ये कहां से लाए, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, इस पर बहुत सारा सवाल आएगा। G बराबर gm/r² होता है, तो बड़ी G इज इक्वल टू होता है gr²/m, बड़ी G इज इक्वल टू gr²/m। देखिए G बराबर, ध्यान दीजिएगा सर, G बराबर होता है gm/r², तो gm/r² में आप बड़ी G का वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं, ये देखो पहले 2 को 2 रहने दिए, बड़ी G का वैल्यू यहां से पुट कर दिए, G बराबर gm/r², तो बड़ी G का वैल्यू gr²/m, gr²/m पुट कर दिए, m को m में छोड़ दिया, r को r छोड़ दिया, तो यहां से mm हमारा कट जाएगा, यहां से r कट जाएगा। V एस्केप इज इक्वल टू हो जाता है √2gr। पलायन वेग का जो मान होता है सर वो हो जाता है √2gr। पलायन वेग इज इक्वल टू हो जाता है √2gr। देखिए पलायन वेग बोले तो एस्केप वेलोसिटी VE इज इक्वल टू √2gm/r, VE बराबर √2gr²। यहाँ G बराबर बड़ी G का वैल्यू gr²/m पुट किए और यहां से mm हट गया, r कट गया, तो √2gr। आपको ये इतना पैंतरा नहीं याद रखना है, आप सर डायरेक्ट याद रखिए VE बराबर √2gr। अब कहते हैं पलायन वेग किसको कहते हैं सर, हाँ अर्थ के लिए सर सही है, पलायन वेग कहते हैं। अब सर आपका एक भी क्लास डिस्टर्ब नहीं होगा, कंटिन्यूटी मेंटेन रखेंगे हम सर, कोशिश करें, एक आध दिन कभी कुछ हो जाए तो अलग मैटर है,
हम 100% कोशिश करेंगे सर आपकी सेवा करें। और जिसका दायित्व तो आपने हमें दिया है, आप लोग केमिस्ट्री के लिए बहुत चिंतित थे, इसलिए आज से केमिस्ट्री भी आपका लग गया है 5 से 6 में। लेकिन सर एकदम मन चित मार के अब पढ़ना होगा, क्योंकि अब टाइम नहीं है। हम आपको हंसा खिला देंगे, उससे आपका काम नहीं होगा। आप कंटेंट सीखने की कोशिश कीजिए। अगर आप सीख गए तो इस बार आपकी विजय निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज्यादा है। तो कोशिश कीजिए सर सीखने का। पलायन वेग क्या है, गौर फरमाइएगा। कहते हैं VE बराबर √2 GM बटा R। VE बराबर √2 GM, G के जगह पर GR² बटा M इंटू M बटा R कर दिए, इसको काट खोड़ दिए, √2 GR हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि पलायन वेग का मान जो है फेंके जाने वाले वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। देखो EM और ER, ये हम आपको पहले भी बोले थे, ये ग्रह का द्रव्यमान और ग्रह की त्रिज्या है। EM और R जो है, ध्यान दीजिएगा, EM और R जो है ये फेंके जाने वाले वस्तु के जिस ग्रह से फेंकते हैं उसका द्रव्यमान, उसकी त्रिज्या है। हम ये कह सकते हैं कि पलायन वेग का मान केवल ग्रह के द्रव्यमान और ग्रह की त्रिज्या पर निर्भर करता है, फेंके जाने वाले वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अगर ये मान लो पृथ्वी है, और ये व्यक्ति है जो छोटी m द्रव्यमान का कोई पिंड फेंक रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए पृथ्वी है और ये इस पर से छोटी m द्रव्यमान का कोई पिंड फेंक रहा है, इसका द्रव्यमान बड़ी m और इसका त्रिज्या बड़ी r है, और यहां से ये कोई वस्तु को फेंक रहा है। अगर ये कोई वस्तु को फेंक रहा है, हम ये कह सकते हैं कि पलायन वेग का जो मान है वो ग्रह के द्रव्यमान और ग्रह की त्रिज्या पर निर्भर करता है, लेकिन छोटी m फेंके जाने वाले वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब प्रक्षेपण कोण पर भी निर्भर नहीं करता, कितना कोण से फेंके, कितना कोण से फेंके यह भी इस पर भी निर्भर नहीं करता, क्योंकि कहीं पर देखो थीटा है क्या। हम सर किसी भी चीज की निर्भरता उसके सूत्र से ज्ञात करते हैं। जैसे अगर हमको पलायन वेग की निर्भरता ज्ञात करनी होगी तो VE बराबर √2 GM बटा R हो जाए। ये G M और R पर निर्भर करता है। G तो एक कांस्टेंट है, G सर क्या है, G एक कांस्टेंट है, G कांस्टेंट है, M ग्रह का द्रव्यमान ग्रह की त्रिज्या है, तो केवल इसी पर यह निर्भर करता है। ये फेंके जाने वाले वस्तु के द्रव्यमान और उस कितना कोण से फेंका गया इस पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। हम आपके सारे कमेंट्स का जवाब देंगे, लेकिन अभी नहीं। आप सर सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, हम लास्ट में 5 मिनट रुक जाएंगे। पलायन वेग जो पृथ्वी के लिए होता है सर, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। वही अगर चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान की बात कीजिएगा तो चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान 2.35 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। और वही अगर सूर्य के लिए पलायन वेग का मान की बात कीजिएगा सर, 40.2 के अप्रॉक्स किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ये किसी ने नापा नहीं है, अंदाजन है। पृथ्वी पर अगर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से आप किसी वस्तु को फेंक देते हैं, वो वस्तु वापस नहीं आए। पृथ्वी पर से अगर आप किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, समझ रहे हैं सर, 11 किलोमीटर चल जाए पिंड और 21 सेकेंड का समय ले, 11 किलोमीटर पिंड चल जाए और कितना सेकेंड का समय ले, पढ़ाई बहुत बड़ी तपस्या है। चला 11 किलोमीटर पिंड चल जाए और 1 सेकेंड का समय ले, हम कहेंगे वो वस्तु लौट के नहीं आई, चाहे हाथी को फेंको कि चींटी को, क्योंकि यह द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। जैसे दिल करे ऐसे दिल करे, ऐसे दिल करे, ऐसे दिल करे, जैसे फेंक दो ये वापस लौट कर नहीं आएगा। लेकिन सर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड फेंकना तो बहुत मुश्किल काम। हम लोग 80 किलोमीटर पर आवर में जब गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी हवा से बात करता है, ये तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। तो ये सर संभव नहीं है दैनिक जीवन में। नहीं तो आदमी के चाकू मारता और उठा के फेंक देता पलायन वेग से, फिर लौटिए के नहीं आता। तो ऐसा संभव नहीं है। लेकिन कहा जाता है, ट्रेन से देख रहे हैं, अरे आप लोग पढ़िए सर एकदम मन लगा के, ट्रेन से देखिए कि हगनार रूम से देखिए, हगते हगते देखिए कि मुतते मुतते देखिए, लेकिन सर देख के सीख लीजिए, क्योंकि इस बार आपकी अंतिम लड़ाई है। कहते हैं पलायन वेग वह वेग है जिससे किसी वस्तु को फेंकने पर वस्तु वापस लौट कर नहीं आती। कौन कौन कहां से देख रहा है, तनी मैसेज करो। बोर्ड साफ नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, दिख रहा है ना, साफ भी दिखेगा, लगा हुआ है सर काम सब जगह,
साफ भी दिखेगा। पलायन वेग वह वेग है जिससे किसी वस्तु को फेंकने पर वस्तु वापस लौट कर नहीं आती। अगला, अब पलायन वेग देखो क्या है, कहते हैं पलायन वेग वह वेग है जिससे किसी वस्तु को फेंकने पर वह वस्तु वापस लौट कर नहीं आती है। अगर किसी ग्रह का द्रव्यमान m है और त्रिज्या r है, देखो ग्रह का द्रव्यमान और ग्रह की त्रिज्या है, तो उस ग्रह का पलायन वेग जो होगा, ग्रह का जो पलायन वेग होगा वो होगा ve इज इक्वल टू √2 gm बटा r। जी का मान gm बटा r स्क्वायर होता है, तो बड़ी जी का निकालिएगा gr स्क्वायर बटा m हो जाएगा। अब जब ये वैल्यू आप यहाँ पुट करते हैं सर 2gm बटा r में gr स्क्वायर बटा m को अगर आप पुट करते हैं तो काट फुट के निकालिएगा तो √2gr। हम कह सकते हैं सर कि इसके पलायन वेग का मान द्रव्यमान फेंके जाने वाले वस्तु के द्रव्यमान यानी छोटी m और प्रक्षेपण कोण कितना डिग्री से फेंका इस पर निर्भर नहीं करता। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इसको ध्यान में से देखिएगा। कहते हैं क्या क्या कहते हैं सर, एकदम आराम से। पहला पॉइंट तो आपका यही है सर कि पृथ्वी पर 11.2, चंद्रमा पर 2.35 और सूर्य पर 40.2 किलोमीटर पर सेकेंड। दूसरे पॉइंट की ओर अगर हम चले, हमने कहा दूसरा पॉइंट कि पलायन वेग का मान जो है वो फेंके जाने वाले वस्तु के द्रव्यमान और प्रक्षेपण कोण पर निर्भर नहीं करता। ये नेक्स्ट पॉइंट है सर। और उसके बाद होता क्या है सर, क्योंकि चंद्रमा पर पलायन वेग का मान बहुत कम होता है 2.35 किलोमीटर पर, इसलिए चूंकि पलायन वेग जो है W बराबर होता है mg। अगर आप चंद्रमा पर जरा सा भी फुदकिएगा, कहीं 2.35 किलोमीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लिए तो फिर बचने के चांसेस नहीं। ध्यान दीजिएगा सर, अगर चंद्रमा पर आप चले गए और थोड़ा सा भी जोर से कुदुक कर लिए फिर आप पलायन कर जाइएगा, फिर लौट के नहीं आइए। उसके लिए अंतरिक्ष यात्री जो चंद्रमा पर उतरता है वो क्या करता है सर, गौर फरमाइएगा, वो अपने पीठ पर बोझा बांध लेता है। बोझा बांधने के बाद उसका द्रव्यमान जो है बढ़ जाता है। हम लोग कहते हैं द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, लेकिन सर जब द्रव्यमान 1 किलो चावल की जगह आधा किलो और मिला दीजिएगा, द्रव्यमान तो बढ़ न जाएगा। तो कहते हैं W बराबर mg होता है, तो m का मान जो है ना वो बढ़ जाता है जब बोझा बांध लेता है। तो सर थोड़ा तब कुदकिए नहीं पाता है, कुदक नहीं पाता क्योंकि उसका शरीर भारी हो जाता है। इसीलिए देखना जो अंतरिक्ष में उतरने वाला आदमी पूरा लंबा चौड़ा होता है, मोटा हो जाता है, इतना चीज से उल्लेस रहता है कि जोर से कूदे भी तो पलायन वेग को प्राप्त न करे। तो कहते हैं चंद्रमा पर चूंकि पलायन वेग का मान बहुत ही कम है, देखो पृथ्वी पर पलायन वेग का मान 11.2 है, सूर्य पर 40 है, चंद्रमा पर 2.35 है, बहुत कम है। इसलिए कहा जाता है कि चंद्रमा पर उतरने वाले जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो अपने पीठ पर बोझा बांध कर उतरते हैं ताकि m का मान ज्यादा हो और वो कूद नहीं सके, और कूदे भी तो फिर वो पलायन वेग को प्राप्त न कर सके। दूसरा, पलायन वेग का मान फेंके जाने वाले वस्तु के द्रव्यमान और प्रक्षेपण कोण पर निर्भर नहीं करता, केवल जिस ग्रह से फेंका गया उसके द्रव्यमान उसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है। अब तक देखिए ये सारे पॉइंट्स पूछे जाते हैं। बताइए सर, गौर फरमाइएगा, पलायन वेग के बारे में चलते हैं। फिर से बता रहे हैं सर, पलायन वेग का मान फेंके जाने वाले वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है और न ही प्रक्षेपण कोण पर निर्भर करता है। फिर कहता है पृथ्वी पर पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है, चंद्रमा पर पलायन वेग का मान 2.35 किलोमीटर पर सेकंड होता है, सूर्य पर पलायन वेग का मान 40 से 42 किलोमीटर पर सेकंड होता है। चंद्रमा पर उतरने वाले अंतरिक्ष यात्री अपने पीठ पर बोझा बांधकर उतरते हैं क्योंकि पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कम होता है। ये सारे प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी सर सॉफ्टडे से बुक ऑर्डर करते हैं उसका 10-12 दिन लगेगा आप तक पहुंचने में, क्योंकि सर कुरियर सेवा जो है वो गांव में नहीं है, पोस्ट ऑफिस से पहुंचेगा और हम लोग यहाँ से बुक सेम डे डिस्पैच कर देते हैं। आप डिपेंड करता है कि आपका एरिया कितना अंदर है, तो अगर ज्यादा अंदर होगा तो थोड़ा सा 10 से 12 दिन उस पर लिखा दिए हैं। जब आप ऑर्डर किए होंगे तो वहां लिखा जाता है कि 10 से 12 दिन के अंदर पहुंचेगी किताब। तो तब तक सर फोन करके भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फायदा नहीं है, आपको किताब 10 से 12 दिन में पहुंच जाएगी। फिर से आते हैं सर, यहाँ पलायन वेग का मान वस्तु के द्रव्यमान और फेंके जाने वाले वस्तु के द्रव्यमान, पलायन वेग का मान जो है वो फेंके जाने वाले वस्तु के द्रव्यमान और प्रक्षेपण कोण पर निर्भर नहीं करता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, चंद्रमा के लिए 2.35 है और सूर्य के लिए 42 किलोमीटर पर सेकंड है।
चंद्रमा पर उतरने वाले अंतरिक्ष यात्री अपने पीठ पर बोझा बांधकर उतरते हैं क्योंकि पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर पलायन वेग का मान जो है वो क्या है। अब आते हैं सर कक्षीय वेग। कक्षीय वेग क्या है? आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपका जवाब भी दे देंगे सर, लेकिन लास्ट का 5 मिनट अभी सर एकदम अब आपके पास टाइम नहीं है, सारी बातों का जवाब हम आपको दे देंगे लास्ट के 5 मिनट में, आपको टेंशन नहीं लेना है। हम आते हैं सर कक्षीय वेग। देखिए ये अगर सूर्य है, ये सूर्य है सर, इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ सर, सूर्य के चारों तरफ कोई भी ग्रह जो चक्कर लगाती है, सूर्य के चारों तरफ कोई भी ग्रह जो चक्कर लगाती है जिस वेग से, उसी को हम ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं, कक्षीय वेग कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं सर? ध्यान दीजिएगा, अगर सूर्य के चारों तरफ कोई भी ग्रह चक्कर लगाता है, सूर्य के चारों तरफ कोई भी ग्रह चक्कर लगाता है जिस वेग से, उस वेग को हम कक्षीय वेग कहते हैं। सूर्य के चारों तरफ कोई भी ग्रह जिस वेग से चक्कर लगाता है उस वेग को हम कक्षीय वेग कहते हैं। कक्षीय वेग का जो सूत्र होता है सर, अगर आप देखे होंगे, खाली सूत्र में सर चेंजिंग क्या आना है, सूत्र में खाली यहां पर कक्षीय वेग पलायन वेग का सूत्र जो होता था, पलायन वेग का सूत्र VE बराबर 2gm बटा r, यहां पर सर खाली 2 हट जाएगा, यहां पर खाली 2 हट जाएगा और ये हो जाएगा gm बटा r। यहां से भी 2 हटा दीजिए, यहां से भी 2 हटा दीजिए और यहां से भी सर इसको VO कर दीजिए खाली, और कुछ नहीं करना है। तो खाली 2 हट जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट GR, ये हो जाएगा अंडर रूट क्या GR। यू विल गेट द आंसर। यानी पलायन वेग का मान सर भी द्रव्यमान और प्रक्षेपण कोण पर निर्भर नहीं करता है, केवल G और R पर निर्भर करता है। अब सर पढ़िए, सॉरी कक्षीय वेग, कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर किसी कक्षा में जिस वेग से चक्कर लगाता है उसे हम कक्षीय वेग कहते हैं। कहता है कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर किसी कक्षा में जिस वेग से चक्कर लगाता है उसे हम कक्षीय वेग कहते हैं। VO इज इक्वल टू हो जाता है अंडर रूट ऑफ GM बटा R। VO इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ GM बटा R में G M के जगह पर हो जाएगा सर, बताइए क्या हो जाएगा M के जगह पर, GA के जगह पर हम सर इसको पुट कर देंगे। देखिए अगला स्लाइड में पुट किया हुआ होगा, अंडर रूट GM बटा R, G बराबर GM बटा R स्क्वायर होता है, तो बड़की G बराबर GR स्क्वायर बटा M, बड़की G के जगह पर GR स्क्वायर बटा M रख दिए, R कट गया, M कट गया, तो सर वैल्यू जो निकल कर आया सामने वो अंडर रूट GR आया। खाली आप इतने को याद रखें, इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको दो फॉर्मूले याद रखना है। एगो पलायन वेग इज इक्वल टू अंडर रूट 2GR, एगो कक्षीय वेग इज इक्वल टू अंडर रूट GR। बस यही दो फॉर्मूला आपको याद रखना है। नहीं सर, पलायन वेग में चींटी को फेंकिए कि हाथी को फेंकिए, पलायन वेग उतने होगा, पृथ्वी के सतह से 11.2 होगा, वह द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अब देखिए ये दोनों का अगर रेशियो देखिएगा सर, पलायन वेग और कक्षीय वेग का, तो हम सर आपको पढ़ाएंगे पलायन वेग इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ 2GR और कक्षीय वेग इज इक्वल टू होता है अंडर रूट GR। एक बार मम्मी पापा को याद कीजिए और फुल कंसंट्रेट हो जाइए सर अपने नोटबुक पे, वही आपको सर जन्नत की राह दिखा सकता है और आप वहीं से आपको जन्नत मिलेगी। इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 अंडर रूट GR, अंडर रूट GR, ये कट गया, ये हो जाएगा रूट 2 बटा 1। यहां से अगर करोगे तो VE बटा VO इज इक्वल टू रूट 2 बटा 1, यहां से करोगे तो VE अनुपात VO इज इक्वल टू रूट 2 अनुपात 1, इसका आंसर। ठीक है, होगा। वैलिडिटी जब तक तुम पढ़ोगे तब तक वैलिडिटी, जय बार दिल करता है तय बार पढ़ो, लेकिन पढ़, जब तक तुम पढ़ोगे
एग्जाम तो और खत्म हो जाएगा तब तक वीडियो रखा हुआ रहेगा, भर मन पढ़। ठीक है, V अनुपात VO बराबर √2 अनुपात 1 हो जाएगा। ठीक है, पलायन वेग और कक्षीय वेग का अनुपात। देखिए सर, पलायन वेग और कक्षीय वेग का अनुपात VE बटा VO √2 GR √GR √2, इसको सेपरेट कर लिए तो GR कट गया, ये हो जाएगा VE अनुपात VO इज इक्वल टू √2 अनुपात 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार का पूछा हुआ प्रश्न है, इसको जरूर से जरूर देख लें। केमिस्ट्री क्लास आज से होगा 5 बजे से, केमिस्ट्री आज से, और 4 से 5 में आपका करंट अफेयर्स स्टार्ट हो रहा है, 5 से 6 में केमिस्ट्री आज से। तो ये तो था सर कक्षीय वेग और पलायन वेग का अनुपात। ठीक है, अब आते हैं हम सर, एक बार फिर से हम लोग कक्षीय वेग और पलायन वेग को समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने कहा पलायन वेग, पलायन वेग वह वेग है जिससे किसी वस्तु को आप फेंकें और वह वस्तु वापस लौट कर नहीं है, ऐसे वेग को हम पलायन वेग कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है VE इज इक्वल टू √2GR। ये फेंके जाने वाले वस्तु के द्रव्यमान और प्रक्षेपण कोण पर निर्भर नहीं करता। पृथ्वी के लिए अगर हम बात करें, पृथ्वी के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है, किलोमीटर पर सेकंड होता है, ध्यान देना। चंद्रमा के लिए ये 2.35 किलोमीटर पर सेकंड होता है, और सूर्य के लिए अगर बात करोगे तो 40 से 42, यानी 42 से मान लो तो 42 किलोमीटर पर सेकंड होता है। फिर अगर हम बात करें कक्षीय वेग की, तो कक्षीय वेग का जो फॉर्मूला होता है, कक्षीय वेग का जो फॉर्मूला होता है वो हो जाता है सर VO इज इक्वल टू √GR। आप दोनों का जब अनुपात निकालोगे तो VE बटा VO इज इक्वल टू हो जाएगा √2GR बटा √GR। इसको अगर काट दोगे तो √2 बटा 1 हो जाएगा। ये VE अनुपात VO बराबर √2 अनुपात 1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब आ जाइए सर इधर, ध्रुवीय उपग्रह क्या है, ध्यान दीजिएगा सर। ध्रुवीय उपग्रह की हम बात करते हैं सर, पोलर सैटेलाइट, ये आपको केमिस्ट्री में भी पढ़ना है। ध्रुवीय उपग्रह, पोलर सैटेलाइट, ध्यान दीजिएगा ये सर क्या है। ध्रुवीय उपग्रह दैट इज पोलर सैटेलाइट। अब ये ध्रुवीय उपग्रह क्या है सर? वैसा उपग्रह जो पृथ्वी के नजदीक की कक्षा में चक्कर लगाता है। जैसे सर यह सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाता है उसको हम ग्रह कहते हैं। आज जो ये मान लो पृथ्वी है, ये ग्रह है, इसके नजदीकी कक्षा में जो चक्कर लगाता है उसी को हम इसके नजदीकी कक्षा में जो चक्कर लगाएगा उसको हम उपग्रह कहते हैं। इसके नजदीकी कक्षा में जो चक्कर लगाएगा उसको हम उपग्रह कहते हैं। ध्यान दीजिएगा सर, एकदम आराम से। कहते हैं ध्रुवीय उपग्रह, पोलर सैटेलाइट। सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाएगा उसे हम ग्रह कहते हैं, ग्रह के चारों तरफ जो चक्कर लगाएगा उसे उपग्रह कहते हैं। अब पृथ्वी के नजदीक की कक्षा में जो चक्कर लगाता है उसे ध्रुवीय उपग्रह कहते हैं। इसे समझिए सर, ध्रुवीय उपग्रह सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाएगा उसे हम ग्रह कहते हैं, और ग्रह के चारों ओर चक्कर जो लगाता है उसे उपग्रह कहते हैं। और खास करके पृथ्वी के नजदीकी कक्षा में जो ग्रह चक्कर लगाता है, जो उपग्रह चक्कर लगाता है उसे हम ध्रुवीय उपग्रह कहते हैं। इसका जो आवर्त काल होता है, मतलब एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है वो होता है सर 8400 सेकेंड। 8400 सेकेंड, 84 मिनट या 5000 सेकेंड, एक मिनट, 84 मिनट या 5000 सेकेंड। 84 मिनट में ये एक चक्कर, आवर्तकाल कहते हैं एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, यहां से यहीं तक फिर आने में लगा समय को आवर्तकाल कहते हैं। वो 84 मिनट, इसको सेकंड में अगर बदलोगे 84 गुना 60 करोगे तो ये 5000 सेकंड हो जाएगा। और इसका जो कक्षीय वेग होता है, जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है, वो 8 किलोमीटर पर सेकंड होता है।
इसका उपयोग किस चीज के लिए करते हैं सर? मौसम संबंधी जानकारी के लिए, अलग अलग जगह पर क्या मौसम, कहते हैं ध्रुवीय उपग्रह, पोलर सैटेलाइट। अगर कोई, ध्यान देना, अगर कोई, ये सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाएगा उसे हम ग्रह कहेंगे, ग्रह के चारों तरफ जो चक्कर लगाएगा उसे उपग्रह कहेंगे। पृथ्वी के नजदीक की कक्षा में जो चक्कर लगाएगा उसे हम ध्रुवीय उपग्रह कहेंगे। उसको एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसे आवर्तकाल कहेंगे। वह आवर्तकाल 84 मिनट या 5000 सेकंड होता है ध्रुवीय उपग्रह का। और जिस वेग से ये चक्कर लगाता है उसे हम कक्षीय वेग कहते हैं, वो होता है 8 किलोमीटर पर सेकंड। इसका उपयोग ध्रुवीय उपग्रह का मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए करते हैं। इस चीज के लिए करते हैं प्यारे भाइयों, मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए करते हैं। आप देखिए, कहते हैं ध्रुवीय उपग्रह, पोलर सैटेलाइट, वैसा उपग्रह जो पृथ्वी के नजदीक की कक्षा में चक्कर लगाते हैं ध्रुवीय उपग्रह कहलाते हैं। वैसा उपग्रह जो पृथ्वी के नजदीक की कक्षा में चक्कर लगाते हैं ध्रुवीय उपग्रह कहलाते हैं। ध्रुवीय उपग्रह का जो कक्षीय वेग होता है वो 8 किलोमीटर पर सेकंड होता है, तथा आवर्तकाल जो होता है वो 84 मिनट या 5000 सेकंड होता है। इसका उपयोग मौसम संबंधी जानकारी के लिए किया जाता है। इसका उपयोग किस चीज के लिए किया जाता है? मौसम संबंधी जानकारी के लिए किया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, ध्रुवीय उपग्रह, पोलर सैटेलाइट, वैसा उपग्रह जो पृथ्वी के नजदीक की कक्षा में चक्कर लगाते हैं उसे ध्रुवीय उपग्रह कहते हैं। ध्रुवीय उपग्रह का कक्षीय वेग 8 किलोमीटर पर सेकंड, आवर्तकाल 84 मिनट या 5000 सेकंड होता है। यानी एक चक्कर लगाने में उसको 84 मिनट या 5000 सेकंड लगता है। कितना वेग से चक्कर लगाता है? 8 किलोमीटर पर सेकंड। और इसका उपयोग मौसम संबंधी जानकारी के लिए करते हैं। एक बार फिर से देखिएगा सर, हमने आपको कहा, हाँ, अगर ये सूर्य है, अगर ये सूर्य है, इसके चारों तरफ जो ग्रह चक्कर लगाएगा, मान लो पृथ्वी चक्कर लगाता है, इसको ग्रह कहते हैं। इस ग्रह के चारों तरफ जो चक्कर लगाता है उसे हम उपग्रह कहते हैं। अब वो भी पृथ्वी के नजदीक की कक्षा में जो चक्कर लगाएगा, नजदीकी कक्षा में जो चक्कर लगाएगा उसे हम ध्रुवीय उपग्रह कहते हैं। इसका जो आवर्तकाल होता है वो 84 मिनट या 5000 सेकंड होता है, और इसका जो कक्षीय वेग होता है वो 8 किलोमीटर पर सेकंड। इसका जो कक्षीय वेग होता है वो कितना होता है? 8 किलोमीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, इसका उपयोग कहां करते हैं? मौसम संबंधी जानकारी के लिए। अब देखिए सर, फिर से समझ लीजिए, में मैंने तुझको बुला दिया, शुक्रिया। हम तुमको कहां से पढ़ा रहे हैं आज की कक्षा में? द्रव्यमान और भार में अंतर। भार को ही हम वजन कहते हैं। द्रव्यमान बोले तो किलोग्राम, भार बोले तो डब्ल्यू। सर द्रव्यमान पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं बदलता, भार का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, क्योंकि जी का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। ठीक है, और अगर हम सर द्रव्यमान की बात करें ये अदिश राशि है, और भार की बात करें तो ये सदिश राशि है। इसके बाद हम लोगों ने सर जी के बारे में चर्चा किया, अंतरिक्ष में, निर्वात में और भारहीनता के केस में ये 0 होता है। फिर हम आते हैं सर यहाँ, तो ये आपका W की अगर हम बात करें तो यहाँ पर mg होता है और यहाँ पर mg/6 होता है। फिर हम लोगों ने सर पलायन वेग की चर्चा की। पलायन वेग के बारे में हम लोगों ने कहा कि किसी वस्तु को जिस वेग से हम फेंकें और वह वस्तु वापस लौट कर देंगे, ये पलायन वेग है। इसके बारे में हमने कहा एक फॉर्मूला होता है VO = √gr। पृथ्वी के लिए 11.2, चंद्रमा के लिए 2.35, सूर्य के लिए 40.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है, पर सेकंड होता है। इसका ध्यान दीजिएगा। हेलो, फिर अगर हम आते हैं सर VE अनुपात VO जो है वो होता है √2:1। अब VO हो जाता है √gr, अब VE होता है √2gr। अब फिर अगर यहां से हम चलते हैं सर, तो ये हमने कहा आपको ध्रुवीय उपग्रह के बारे में। हमने कहा आपको कि सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह चक्कर लगाता है, जो चक्कर लगाता है उसे ग्रह, और ग्रह के चारों तरफ जो चक्कर लगाएगा उसे हम कहते हैं सर ध्रुवीय उपग्रह। ध्रुवीय उपग्रह का जो आवर्तकाल होता है वो 84 मिनट 5000 सेकंड, और उसका जो वेग होता है कक्षीय वेग वो 8 किलोमीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, इसका उपयोग मौसम संबंधी जानकारी, क्वेश्चन पूछता है ध्रुवीय उपग्रह का उपयोग किस चीज के लिए करते हैं, तो कहेंगे मौसम संबंधी जानकारी के लिए।
ठीक है। कहेगा बताओ पलायन वेग और कक्षा वेग का अनुपात, कहेंगे √2 अनुपात 1। कहेगा बताओ पृथ्वी के लिए पलायन वेग, कहेंगे 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अब सर जल्दी जल्दी सर आप बता दीजिए। जिनका जिनका जो भी प्रॉब्लम है सर जल्दी जल्दी बता दीजिए। सर जी आपने तो फिजिक्स, क्या लिख रहा है लड़का? सर जी आपने तो फिजिक्स लाइव क्लास तो खत्म कर दिया था, तो ये क्या है हमारे साथ, आप बताओ। क्या सड़ा हुआ बात करता है, लाइव क्लास कैसे खत्म कर देंगे? हम 3-4 लाइव क्लास नहीं ले पाए थे पिछले सप्ताह, बहुत ज्यादा व्यस्तता के कारण, लेकिन अब आपकी क्लासेस कंप्लीट लाइव होगी 10 से 11 में। सर विकास सर का क्लास 20 अपलोड नहीं हुआ है अभी तक। अभी सर जो भी सर हैं उनका क्लास अभी अपलोड हो जाएगा सर, और आपका क्लास 5 घंटे, देखिए कुछ कुछ बातों को सर समझ लीजिए, जो जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपका सर एकदम हर हाल में रहेगा। एक तो पहले क्लास के 5 घंटे बाद वीडियो, 5 घंटे के बाद वीडियो अपलोड होगा, क्योंकि इसका ये प्रोसेसिंग टाइम है, हम लोग यहाँ अपलोड करते हैं वहां सर्वर पे छोड़ने में 5 घंटे लगेंगे। जो भी लाइव क्लास नहीं कर पाते उनका वीडियो 5 घंटे के बाद उस दिन आएगा, जो भी क्लास आप करते हैं। उसके बाद टाइम टेबल क्या है सर, ऑलरेडी ग्रुप ने सारा टाइम टेबल आपको बता दिया गया है। हम टाइम टेबल एक बार फिर से आपको बता देते हैं सर, एक बार हम फिर आपका टाइम टेबल सभी लोगों का बता देते हैं, और आप लोग सर सुन लीजिए जो आपका टाइम टेबल है। लीजिए सर, हम टाइम टेबल बता देते हैं। बिहार पुलिस का टाइम है 9 से 10 बायोलॉजी, 10 से 11 में फिजिक्स है, 11 से 12 में हिंदी है, 12 से 1 में मैथ है, 2 से 3 में इंग्लिश है, 3 से 4 में ज्योग्राफी है, आज 4 से 5 में इसमें करंट अफेयर्स, और 5 से 6 में केमिस्ट्री लग रहा है। ग्रुप डी का टाइमिंग है 10 से 11 फिजिक्स है, 12 से 1 हम लिख ही देते हैं सर, सभी लोग नोट कर लेंगे सर। बिहार पुलिस का टाइमिंग हम लिख देते हैं 9 से 10 सुबह में बायो है, 10 से 11 फिजिक्स है, अभी जो हम ले रहे हैं, 11 से 12 हिंदी है, 12 से 1 मैथ है, 2 से 3 इंग्लिश है, और 3 से 4 ज्योग्राफी है, 4 से 5 में आज से करंट अफेयर्स लगेगा, और 5 से 6 में आज से केमिस्ट्री लगेगा। हिंदी आपका बहुत जल्द समाप्त होने वाला है, इंग्लिश भी समाप्त होने वाला है, तो अभी थोड़ा सा आपका वर्कलोड 3, 6, 2, 8 घंटा का है, लेकिन जब ये दोनों समाप्त हो जाएगा तो आपका 6 घंटा हो जाएगा। बिहार पुलिस का सेट अभी आने में टाइम लगेगा, ग्रुप डी 1 सप्ताह के अंदर आ जाएगा। उसके बाद ग्रुप डी पे आते हैं सर। ग्रुप डी की जो टाइमिंग है आज से, वो है 10 से 11 में फिजिक्स है, 10 से 11 में जो अभी हम लेके जा रहे हैं, 10 से 11 बाबू मेरे फिजिक्स है। उसके बाद 12 से 1 में मैथ है, 12 से 1 मैथ है, 12 से 1 में मैथ है आपका, 1 से 2 में रीजनिंग है आपका, 3 से 4 में बायो है आपका, और आज से 4 से 5 में लग जाएगा करंट अफेयर्स, और 5 से 6 में लग जाएगा सर केमिस्ट्री। सर हम केमिस्ट्री इसलिए रोके हुए थे कि बच्चों का क्लास बहुत ज्यादा टाइम लंबा हो जा रहा था, हमने सोचा कि केमिस्ट्री सैटरडे संडे करेंगे, लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं माना। इसलिए सर चूंकि बच्चे कमेंट्स करने लगे यूट्यूब पे भी कि सर केमिस्ट्री स्टार्ट नहीं हो रहा है, स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो हमने सर अपना टाइम खाली करके ऑफलाइन का एक बैच मैंने कैंसिल करके ऑनलाइन में इसको सर बढ़ा दिया, और ये अब आपका ये क्लास शेड्यूल आज से करंट अफेयर्स और केमिस्ट्री आपका भी लग जाएगा, और करंट अफेयर्स और केमिस्ट्री आपका भी लग जाएगा, तो दोनों लोग सर अपना बैच करेंगे आज से। एनटीपीसी मेंस का बैच अभी नहीं है। अब देखिए बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, आप दूसरे का बना सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
हमारी टीम सर लगी हुई है, जब आएगी तो हम आपको बता पाएंगे। अभी सर नहीं आ पा रही है तो आप सर दूसरे का कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के ऊपर वर्कलोड ज्यादा है सर, हम लोग बिना क्वालिटी के कोई भी चीज नहीं छाप सकते, इसलिए सर आप दूसरे पब्लिकेशन का खरीद के बना लीजिए। अभी हम ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट दे पाएंगे सर। बिहार पुलिस का सेट अभी कुछ नहीं कह सकते, हम एक सप्ताह बाद बता पाएंगे कि कब तक आएगी। मशीनिस्ट ट्रेड के लिए अभी कुछ नहीं है। क्लास जब भी सर लाइव होगा उसके 5 घंटे बाद सर वीडियो आपको मिल पाएगा। फिटर के बैचेस चल रहे हैं सर, फिटर MWF में है और TTS में आपका इलेक्ट्रीशियन है 4 बजे से। ग्रुप डी का सेट एक सप्ताह में आ जाएगा। अब सर जो भी लोग कमेंट्स कर रहे हैं जल्दी जल्दी कर दें। ज्योग्राफी बंद नहीं हुआ, ज्योग्राफी चालू है सर। हिस्ट्री का क्लास सैटरडे संडे होता है। हिस्ट्री में आपको 500 क्वेश्चन अलग से डिस्कशन हम करवा देंगे, पहले आप इतना लोड तो ले लीजिए सर। ज्योग्राफी का PDF नहीं मिला, अभी तुरंत हम सर दिलवाते हैं। SSC के लिए इंग्लिश गुरुजी अभी नहीं स्टार्ट हो रहा है, सैटरडे संडे। अभी सर आप खुद ये लोड लेने के लिए तैयार हैं तो हम सर, आप खुद बोल रहे हैं कि सर दीजिए, तो हम सर आपकी क्लास सर हम खुद अरेंज कर दिए हैं कि आपको एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। और सर मैथ की क्लास कब से चालू हो गई? मैथ की क्लास चालू है सर, मैथ की क्लास ऑलरेडी चालू है। देखो सर होता क्या है सर कि हम इसलिए केमिस्ट्री को रोके हुए थे कि बच्चों का 1 2 3 4 5 6 7 घंटा 6 घंटा ऑलरेडी वो क्लास कर रहे हैं, तो 8 घंटा हो गया। आप ही लोग बोले कि नहीं सर हम लोग करेंगे, तो हम सर ले आए। एकदम आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ग्रुप डी का प्रैक्टिस जो हम ला रहे हैं टेस्ट सीरीज, वो 99 में मिलेगा सर, एकदम आपको टेंशन नहीं लेना है। 99 में 20 सेट आपको मिल जाएगा। लेकिन सर है क्या, क्योंकि ये ऑनलाइन ऑफलाइन में ये फर्क होता है सर कि हम आप तक पहुंच नहीं पाते हैं, तो कभी कनेक्शन का प्रॉब्लम हो गया, कभी वीडियो अपलोड नहीं हो पाया, तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपको फेस करने ही होंगे। आप घर के कंबल के नीचे से सर देख रहे हैं तो एक आध 2 प्रॉब्लम तो आपको फेस करना ही होगा, एकदम करना होगा। कभी कनेक्शन प्रॉब्लम हो जाता है, कभी लाइट प्रॉब्लम होता है, ये सब कभी कभार हो भी करेगा। कभी टीचर का तबियत खराब हो गया, ये नॉर्मल फिनोमेना नहीं होगा। ऐसा है सर कि आप 299 रुपए दे दिए हैं तो हम कह देंगे टीचर तथास्तु तो तबियत खराब नहीं हो, नेट तथास्तु तो खराब नहीं हो, क्या बोलते हैं उसको, लाइट तथास्तु खराब नहीं हो, हमारा आशीर्वाद देने से हो जाएगा। बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट के लिए अभी कुछ नहीं कर सकते, काम मेरा चालू है, टाइपिंग चल रहा है। जब तक हम सेटिस्फाइड नहीं होंगे किताब मार्केट में नहीं आएगा। ऑनलाइन सेट भी आएगा, NTPC मेंस का बैच भी आएगा। 26 जनवरी को क्लास लिए हैं हम, एक क्लास। और बोलिए। हिस्ट्री का क्लास शनिवार रविवार होगा, नोटिफिकेशन आपको चल जाएगा और उसका 500 क्वेश्चन हम अलग से डिस्कशन करवा देंगे। लेकिन पहले ई लोड तो तुम ले लो बिहार पुलिस वालों, इतना ये 8 घंटा तो पढ़ लो, बोलो 9वां घंटा भी लगा दे तो बोलो तो हम नेक्स्ट पेपर भी लगा देंगे। अच्छा रीडिंग का PDF 1 घंटा पहले दे देंगे। चलिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं सर हम लोग अगले क्लास में। मैथ का भी PDF हम करवाते हैं सर। थैंक यू वेरी मच।